देवरानी ही जिठानी है। अरे प्रिया बेटा, आज मैंने एक खास बात बताने के लिए तुम्हें फोन किया है। वो तुम्हारी जयपुर वाली मौसी है ना, वो तीर्थ यात्रा पर निकली है। आज मथुरा वृंदावन के दर्शन के लिए गई है। कह रही थी दर्शन करने के बाद तेरे घर आएगी और 2 दिन वहाँ रुककर फिर अयोध्या के लिए निकल जाएगी। क्या जयपुर वाली मौसी? अरे मम्मी, मैं तो 20 सालों से उनसे मिली भी नहीं हूँ और आपको तो पता ही है मेरा उनके साथ 36 का आंकड़ा रहता था। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहती। मेरी बुआ की बेटी है रानी दीदी, और उनका तेरे साथ कोई 36 का आंकड़ा नहीं था। तो बचपन से ही ना 1 नंबर की कामचोर है। क्योंकि वो तुझे काम करने के लिए कहती थी, इसलिए तो उसका नाम सुनकर ही चिढ़ जाती थी। और जैसे ही तुझे पता चलता था रानी मौसी आने वाली है, तो दाएं बाएं हो जाती थी। बेटा, अब तो इतने साल हो गए हैं, तेरी शादी हो गई है, तू 2 बच्चों की माँ बन गई। कम से कम अब तो ये बचकानी बातें करना बंद कर दे। अरे मम्मी, आपको क्या जरूरत थी ये बताने की कि मेरी शादी मथुरा में हुई है? अब वो बिना बात 2 दिन के लिए मेरे घर आएंगी और काम करवा करवा के मेरी जान ले लेंगी। बेशक 20 साल हो गए हैं उनसे मिले, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है वो कैसे दिन भर मुझे टॉर्चर करती थी। कभी कहती थी सर में तेल लगा दे, तो कभी कहती पैरों की मालिश कर दे, और कुछ नहीं तो पकड़कर अपना सर दबवाती रहती थी। बेटा, बड़ों के लिए ऐसी बातें नहीं करते। अरे कुछ खुश नसीब लोगों को ही बड़े बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। अब मैंने उन्हें तेरे घर का एड्रेस दे दिया है, 2 दिन की बात है, संभाल लेना। अरे मम्मी, लेकिन अच्छा ठीक है, संभाल लूंगी। प्रिया ने माँ लक्ष्मी को रानी मौसी के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन मन ही मन वो अभी भी उन्हें अपने ससुराल बुलाने के लिए तैयार नहीं थी। क्या करूं मैं? क्या जुगाड़ लगाऊं जिससे मौसी जी के टॉर्चर से बच जाऊं? मम्मी भी ना मुझसे पूछे बिना ही मुझे मुसीबत में फंसा देती है। अब मैं यहाँ अपने बच्चों को देखूं या मौसी जी की सेवा करूं? इस घर में पहले से ही कम काम है क्या, जो एक मुसीबत और चली आ रही है जयपुर से? प्रिया कुछ देर तक मौसी जी से बचने के आइडियाज सोचती रहती है और कुछ सोचने के बाद अपनी देवरानी प्रीति के पास जाती है। प्रीति, तुम्हें याद है ना मेरी वो कांजीवरम साड़ी जो मैं कर्नाटक से लेकर आई थी? हाँ भाभी, उस साड़ी को मैं कैसे भूल सकती हूँ। अरे 5 साल हो गए, लेकिन उसकी जैसी साड़ी मुझे बाजार में कहीं नहीं मिली। ढूंढ ढूंढ कर थक गई मैं तो। सच्ची हाँ, आपकी वो साड़ी बहुत सुंदर है। अगर वो साड़ी तुम्हें मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्या? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भाभी? अब बताओ ना, पर ये कैसे होगा? मैं तुम्हें अपनी साड़ी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। ऐसा कौन सा काम है भाभी, जिसके बदले आप मुझे अपनी 12,000 की साड़ी देने के लिए तैयार हो गई? अरे कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस छोटा सा काम है। देखो, जयपुर से ना कल मेरी एक मौसी आ रही है। दरअसल बचपन में मेरी मौसी के साथ कुछ खास बनती नहीं थी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं उनके सामने जाऊं या उन्हें फेस करूं। बस तुम्हें इतना करना है कि जब मौसी जी आए तो तुम्हें उनके सामने प्रिया बनकर रहना है। लेकिन भाभी, अगर वो आपकी मौसी है तो क्या मुझे देखकर पहचान नहीं लेंगी कि मैं प्रिया नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो। दरअसल उन्होंने मुझे पिछले 20 साल से देखा ही नहीं है। वो मेरी शादी में भी नहीं आई थी, और शादी के बाद इन 10 सालों में भी मैं उनसे कभी नहीं मिली। अपनी शादी के 10 साल पहले उनके बेटे की शादी में वो आखिरी बार मुझसे मिली थी। अब तक तो मेरा चेहरा भी भूल गई होंगी, क्योंकि जब उन्होंने मुझे देखा था मैं 15 साल की बच्ची थी। सोच लो भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पकड़े जाए, क्योंकि जितना आसान दिखाई दे रहा है ये काम, मुझे उतना आसान लगता नहीं है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं कहीं जाने वाली थोड़ी ना हूँ। मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहने वाली हूँ। उन 2 दिनों के लिए तुम मेरी जेठानी प्रिया और मैं तुम्हारी देवरानी प्रीति। सोच लो, इस सौदे में तुम्हारा ही फायदा है, नुकसान तो कोई नहीं। ठीक है भाभी, लेकिन बाद में अगर आप अपने वादे से पीछे हट गई तो? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा करो, तुम ये साड़ी पहले ही रख लो। अब तो खुश हो ना? अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं अपने वादे से मुकरने वाली नहीं हूँ। जेठानी के हाथों में अपनी मनपसंद चमचमाती साड़ी देखकर प्रीति उसकी बातों में आ जाती है और रानी मौसी के सामने प्रिया बनने के लिए राजी हो जाती है। 2 दिन बाद मौसी जी प्रिया से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नमस्ते नमस्ते, खुश रह बेटा। नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं हुई। तू ही प्रिया है क्या? तुझे देखे काफ़ी समय हो गया ना, इसलिए पहचान ही नहीं पा रही हूँ। वैसे भी अब उम्र भी तो हो गई है,
हाँ मौसी जी, मैं ही आपकी प्रिया हूँ। और इनसे मिलिए, ये है मेरी देवरानी प्रीति। भाभी, आप भी मौसी जी की पैर छूकर उन्हें प्रणाम करो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नमस्ते मौसी जी। खुश रहो बेटा। लेकिन एक बात बता, तू अपनी देवरानी को भाभी कहती है? ये कहाँ का रिवाज है? अरे मौसी जी, वो बात ये है ना कि मेरी देवरानी की शादी मुझसे पहले हो गई थी, तो मैं शुरू से ही इन्हें भाभी कहती हूँ। मेरे मुँह से प्रीति निकलता ही नहीं है। अरे बेटा, शादी पहले हुई हो या बाद में, देवरानी तो देवरानी होती है, उसे भाभी थोड़ी ना कहा जाता है। इसका नाम लेकर बुलाया कर। जी जी मौसी जी। अच्छा ऐसा कर, तुझे तो याद होगा ही ना मुझे कैसी चाय पसंद थी। बस मेरी पसंद की बढ़िया सी चाय बना ला। और सुन, साथ में नाश्ते में भी कुछ अच्छा सा बना लाना। ज़रूर। मौसी जी आप बैठिए ना, मैं अब भी आपके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। रसोई में जाने के बाद, अरे प्रीति, तुम क्या मौसी के सामने मुझे भाभी भाभी कर रही थी? तुम मेरा भांडा मत फोड़ देना। अरे यार, बस 2 दिन की बात है, अच्छे से याद कर लो। मेरा नाम प्रीति है और तुम्हारा नाम प्रिया है। हाँ भाभी, हाँ, अब से याद रखूंगी कि मेरा नाम प्रिया है और आप मेरी देवरानी प्रीति हो। थोड़ी देर बाद, अरे प्रिया बेटा। जी मौसी जी। है? मैंने तो प्रिया को आवाज लगाई थी। प्रीति, तू यहाँ क्या करने आ गई? अपना नाम भूल गई है क्या? अरे नहीं नहीं मौसी जी, वो बात नहीं है। प्रीति भाभी किचन में बिजी थी ना, तो मैं चली आई। आप बताइए ना, क्या काम है? काम तो कुछ नहीं है। मुझे अभी अभी याद आया कि बचपन में तो प्रिया की नाक बड़ी तोते की तरह थी। ये अचानक से इसका नाक नक्शा कैसे बदल गया? और रंग भी इतना साफ नहीं था जितना आप दिखाई दे रहा है। सही बताओ तो मैं एक बार को तो धोखा ही खा गई कि कहीं मैं किसी और प्रिया के घर तो नहीं पहुंच गई। अरे नहीं नहीं मौसी जी, वो कहते हैं ना, शादी के बाद थोड़ा रंग रूप बदल जाता है। हो सकता है प्रिया भाभी को भी ससुराल का पानी और जेठ जी का प्यार लग गया हो, जिससे उनका रंग रूप बिल्कुल बदल गया। बात तेरी ठीक है। अच्छा, चाय बन गई हो तो प्रिया को जरा मेरे पास भेज। जी मौसी जी, अभी भेजती हूँ। अरे ये मौसी जी तो बड़ी तेज दिमाग है। इन्हें थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है कि तुम प्रिया नहीं हो। अभी मुझसे कह रही थी प्रिया का रंग तो एकदम बदल गया, पहले तो इतनी गोरी चिट्टी नहीं थी। फिर आपने क्या कहा भाभी? अरे कहना क्या था, मैंने बोल दिया शादी के बाद ससुराल का रंग चढ़ गया है, और क्या। और वो मान भी गई। अरे मानेगी कैसे नहीं, उम्र के साथ ना याददाश्त भी थोड़ी ढीली पड़ जाती है। और उन्हें कहाँ इतना साफ साफ याद होगा कि 20 साल पहले मैं कैसी लगती थी। अच्छा तू ना चाय बनाकर मौसी जी के पास चली जाना, वो तुझे बुला रही हैं। अच्छा ठीक है। मौसी जी आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, वो मैं ना कई दिन से तीर्थ यात्रा पर निकली हूँ, तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। तो ज़रा मेरी साड़ियाँ, ब्लाउज़, इन सबको बढ़िया से धोकर एकदम कड़क आयरन करके मुझे दे दे। फिर परसों मुझे निकलना भी है ना। ठीक है मौसी जी, लाइए मैं कर देती हूँ। अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। प्रिया बेटा, मेरी सारी साड़ियाँ ना मलमल कॉटन की है। इन्हें मशीन में मत धोना, हाथ से ही धोना बेटा, नहीं तो इनका सारा प्रिंट खराब हो जाता है। कोई बात नहीं मौसी जी, आप दे दीजिए, मैं हाथ से ही धो दूँगी और बढ़िया आयरन करके आपको शाम तक लौटा दूँगी। प्रीति कपड़े धोने के लिए हामी भरती है कि मौसी जी साड़ियों की गठरी प्रीति के सामने रख देती है। ये सारी साड़ियाँ मैली है, ले जा सबको धुल देना। हाँ बेचारी प्रीति मौसी जी की साड़ियों का गट्ठर उठा कर ले जाती है और रगड़ रगड़ कर धोने के बाद प्रेस करके उन्हें लौटा देती है। प्रिया बेटा, अरे प्रिया बेटा कहाँ रह गई? अरे अब क्या हो गया, अभी तो मौसी जी को खाना खिला कर आई हूँ, फिर प्रिया प्रिया क्यों चिल्ला रही है। प्रीति मौसी जी के कमरे में जाती है। क्या हो गया मौसी जी, आप मुझे आवाज़ लगा रही थी? हाँ बेटा, मेरे पैरों में ना बड़ा दर्द है। तू ज़रा सरसों का तेल लगाकर बढ़िया से मालिश कर दे, थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है मौसी जी, आप लेट जाइए, मैं मालिश कर देती हूँ। आधे घंटे तक जी भर के प्रीति से अपने पैर दबाने के बाद, बेटा सरसों का तेल थोड़ा बालों में भी लगा दे, कई दिन से बाल में तेल ही नहीं लगा। प्रीति तेल लेकर मौसी जी के बालों में लगाने लगती है। अरे बेटा थोड़ा अच्छे से मालिश कर, तेल बालों की जड़ों तक पहुंचना चाहिए। आराम नहीं मिल रहा है ज़रा भी, थोड़ा रगड़ रगड़ कर मालिश कर। और हाँ बेटा, थोड़ा सर भी दबा दे। हाँ अब ठीक है।
एक बात बताऊं, तुझे बालों में तेल लगाना 20 साल पहले भी नहीं आता था और आज भी नहीं आता। तभी तो तेरे बाल ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल झाड़ू जैसे। अरे कभी तेल लगा लिया कर इनमें। जी मौसी जी, लगाया करूँगी। अच्छा बेटा, मुझे ना रात में थोड़ा देर से सोने की आदत है। और क्या है ना, उम्र के साथ नींद थोड़ी कम हो जाती है। बस सोते समय ना मुझे 1 कप गुनगुना पानी दे देना। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे आवाज़ लगा लेना मौसी जी, मैं आ जाऊँगी, आप बेफिक्र रहिए। बस एक बात बताऊं, शादी के बाद बहुत बदलाव आ गया है तेरे अंदर। शक्ल सूरत में ही नहीं, सीरत में भी बदलाव आया है। पहले तो छोटे छोटे काम करने के लिए चिड़चिड़ करती रहती थी, और अब देखो कैसे खुश होकर मेरे सारे काम कर रही है। घर गृहस्थी चीज़ ही ऐसी है, अच्छे अच्छों को सुधार देती है। अच्छा, तू और तेरी देवरानी यहाँ अकेले ही रहते हो? सास नहीं रहती तुम्हारे साथ? मौसी जी, मेरी सासू माँ यहीं रहती है, उनके भतीजे की शादी है ना, इसलिए घर के बाकी सदस्यों के साथ वहाँ गई हैं। अगले दिन सुबह प्रिया की सास मौसम। प्रिया बेटा, ये दरवाजा खुला क्यों छोड़ रखा है ऐसे? मम्मी जी आप, प्रणाम। नमस्ते बहन जी, मुझे बंद दरवाजे में घुटन होती है ना, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला हुआ है। अरे समधन जी, ये प्रीति को प्रिया क्यों कह रही हैं आप? क्या? मम्मी जी आप अंदर आइए ना मेरे साथ। मम्मी जी, ये मेरी मौसी है, इनको भूलने की बीमारी है, बार बार प्रिया कर प्रीति में कंफ्यूज हो रही है। आप बस इनके सामने ना हाँ हाँ करती जाइएगा। अच्छा ठीक है, मैं तो अपनी साड़ी लेने आई थी, वो यहीं छूट गई थी। तुम मौसी का ध्यान रखना, मुझे तो अभी जाना होगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं हूँ ना यहाँ। माफ़ कीजिएगा बहन जी, मेरे मायके में शादी है, इसलिए आपको समय नहीं दे पाऊंगी। आप कोशिश करिएगा कि एक बार फिर हमें सेवा का मौका दे। प्रीति। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। बेटा, बहन जी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं करना। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। अरे बड़ा सुर से सुर मिलाकर बात करती हो दोनों। प्रिया की सास रानी मौसी से क्षमा मांगकर वापस अपने भाई के घर लौट जाती है। अच्छा बेटा, आज कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दे। हाँ भाभी, आपको तो पता होगा ना मौसी जी की पसंद के बारे में, बस वही बना दो आज। अरे प्रीति, तू तो चुप ही रह, मुझे जो खाना होगा मैं खुद बता दूंगी अपनी प्रिया को। सुन बेटा, आज ना खीर पूरी पनीर की सब्जी और रायता बना ले, पर पहले ना मुझे 1 कप चाय देकर जाना। ठीक है मौसी जी। थोड़ी देर बाद प्रीति चाय का कप लेकर मौसी जी को देने आती है। बेटा प्रिया, एक बात कहूँ तुझसे, तेरी देवरानी ना 1 नंबर की कामचोर है। अरे पूरा दिन पता नहीं क्यों छिप छिप कर मुझे देखती रहती है। यह नहीं कि जेठानी की काम में थोड़ी मदद ही करा दे। तू कुछ कहती नहीं क्या उसे? छोड़िए ना मौसी जी, भाभी को किचन के कामों की खास आदत नहीं है। अरे तू फिर उसे भाभी बोली? ये देवरानी है तेरी, छोटी बहन मानते हैं देवरानी को, और इसने भाभी बना रखी है। पता नहीं ये आजकल की लड़कियां भी ना। पूरे 2 दिनों तक प्रीति को अपने इशारों पर नचाने के बाद आखिर में आज रानी मौसी वापस अपने घर लौट रही थी। प्रिया बेटा, वैसे तो मैं यहाँ पर बस तुझसे मिलने के लिए चली आई थी, लेकिन जिस तरह से तूने मेरी दिन रात दौड़ दौड़ कर सेवा की है ना बेटा, मेरा दिल खुश हो गया। सच्ची बताऊँ, इतनी सेवा तो मेरी सगी बेटी और बहू भी नहीं करते। उन्हें भी एक से दूसरी बार किसी काम के लिए बोल दो ना तो उनके माथे पर बल पड़ जाते हैं। लेकिन बेटा, तूने तो मेरी किसी बात पर मुंह नहीं बनाया। दिन रात जी मौसी करके मेरे आगे पीछे घूमती रही। मेरा दिल खुश हो गया बेटा। भगवान तुझे खूब खुश रखे, लंबी उम्र दे, सदा सुहागन रहो, पूतो फलो। अच्छा बेटा, अब सेवा का मेवा मिलने का समय आ गया है। मैं तुझे तेरे सेवा भाव के लिए इनाम देना चाहती हूँ। इनाम? कैसा इनाम मौसी जी? मैंने किसी इनाम के लालच में ये सब थोड़ी ना किया है। आप मेरी मौसी है, माँ के समान, बस यही सोचकर मैंने आपकी सेवा की। हाँ बेटा, मैं भी तो तुझे अपनी बेटी समझकर ही ये दे रही हूँ। ये ले बेटा, ये मेरी सोने की चेन आज से तेरी हुई। इसे तू मौसी का आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने पास रखना बेटा। हम बुजुर्ग आज है कल नहीं, हमारा क्या ठिकाना, लेकिन मेरी ये चैन तुझे हमेशा मेरी याद दिलाती रहेगी।
सही कहा ना बेटा। अरे मौसी जी, सोने की चेन आप इसे कैसे दे सकती हैं? क्यों? ऐसा नहीं दूंगी तो क्या तुझे दूंगी? हट बीच में से। ये चेन आप अपनी भांजी के लिए लाई है ना, तो मुझे दीजिए। असली प्रिया ये नहीं, मैं हूँ। मैं तो वैसे ही आपके साथ मजाक कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी देवरानी को प्रिया बनाकर आपके सामने खड़ा कर दिया था। अच्छा जी, सेवा करने की बारी आई तो देवरानी को प्रिया बनाकर खड़ा कर दिया, और जब मेवा मिलने की बारी आई तो हाथ फैलाकर सामने तो खड़ी हो गई। झूठ बोलती है, झूठी कहीं की। अरे मौसी जी, आप अपनी प्रिया को नहीं पहचान पा रही हो? मैं ही आपकी प्रिया हूँ। मैं तो ये देखना चाहती थी कि आप मुझे पहचान पाओगी या नहीं। अगर अब आपने ये चेन प्रीति के हाथ में दे दी ना, तो मैं सच में आपसे नाराज हो जाऊंगी। अरे चुप कर ड्रामेबाज, तू क्या मेरी परीक्षा लेगी? मैं तो तुझे एक नज़र में देखकर ही पहचान गई थी कि तू प्रिया है और यह प्रीति है। लेकिन मैं भी देखना चाह रही थी कि आखिर ये नाटक तुम लोग कितनी देर तक कर पाओगे। लेकिन नाटक में मुझे ये समझ में आया कि ये बच्ची प्रीति है बहुत नेक और दिल की सच्ची। बेशक पहचान इसकी झूठी है, लेकिन नीयत बिल्कुल सच्ची। इसीलिए सोने की चेन तो अब मैं इसे ही दूंगी। क्या मौसी जी, आपको सच में पहले से ही पता था मैं ही प्रिया हूँ? और नहीं तो क्या। अरे तेरी माँ ने पहले ही मुझे तेरी तस्वीर भेज दी थी, और घर में घुसते ही मैंने तुझे पहचान भी लिया था। आई बड़ी मौसी को बेवकूफ़ बनाने वाली। मौसी की बात सुनकर प्रिया और प्रीति के चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। कुल मिलाकर इस पूरे खेल में सबसे बड़ी खिलाड़ी तो मौसी जी ही निकली थी, जिन्होंने आखिरी गेंद पर प्रिया और प्रीति दोनों को आउट कर दिया था। इस खेल में हारने के बाद भी प्रीति के हाथ लग गई थी एक सोने की चेन और कांजीवरम साड़ी, और बेचारी प्रिया के हाथ आया था ठेंगा। जहाँ प्रीति अपनी साड़ी और चेन देखकर फूली नहीं समा रही थी, वहीं प्रिया अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा रही थी।